हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और यहाँ पर हम सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए। ये जो क्लासेस है ये आपकी हेल्पफुल रहेंगी ईएमआरएस के लिए, TTPLSB के लिए, जो भी सिलेबस से रिलेटेड, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हैप्पी टीचर्स डे सभी को, और एक अच्छे टीचर बनिए। टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए, और आई होप पता होंगी भी। तो सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की यही है कि जहाँ पे भी कहीं नेगेटिविटी आ रही है आपको उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है। हम चाहे किसी स्कूल में हो या फिर स्कूल से बाहर हो, हमारे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी जाती है कि कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके लिए आवाज उठाना तो बनता ही है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक वहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो इसका सेट 1 है उसका लिंक भी वहां पर मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, इसका रीजन बताइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला है कि इसका रीजन तो आप सबको पता ही है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसका इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इसका कारण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है। तो बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है पृथ्वी पर पर्याप्त जल उपलब्ध है, दूसरा कहता है कि वायुमंडल पाया जाता है, तीसरा कहता है कि अद्भुत प्राकृतिक नजारे हैं, और डी ऑप्शन कहता है कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सी चीज नहीं है, तो फिर इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर अद्भुत प्राकृतिक नजारे हैं। बाकी जो है वो सब कुछ है और ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 26 जो था सेट 1 में, उसका जो आंसर था वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त आयोग जो है उसका पहला अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी। और वित्त आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 में। और अगर आज के टाइम की बात करें 15th की, तो अध्यक्ष है NK सिंह। ठीक है, कार्यकाल कितना है? 2020 से लेके 2025 तक। ठीक है, इस चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन या उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय आय जो है, जो हमारे देश की जो इनकम है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, आय और संपत्ति में जो दूरी है, असमानता है, उनको वो कम से कम होनी चाहिए, निर्धनता है जो खत्म होनी चाहिए। तो ये सभी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो किसका मिश्रण है? पूंजीवाद का और समाजवाद का। ठीक है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं साथ साथ। ठीक है ना तो देश की जो अर्थव्यवस्था है ना तो पूरी तरीके से पूंजीवादी है, ना ही पूरे तरीके से समाजवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यानी किसी देश की जो डेवलपमेंट है वो किन चीजों को देखकर कही जा सकती है? तो ऑप्शन आपके सामने बताइए आंसर। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी उस देश में लोगों का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसकी क्या कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सब कुछ चीज अच्छी होंगी तभी तो कोई देश जो है वो विकसित देश माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया। ये हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। ठीक है, किसकी बात करें? फ्रांस की। तो राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया कब? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी, 1791 में। ठीक है, 1791 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता ही है अच्छे से क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे 2-3। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। फ्रांस के किन स्टेट्स को, यानी स्टेटों को करों से छूट प्रदान की गई थी? आपको पता ना 3 स्टेट थे,
तो इन 3 स्टेट में से कौन से स्टेट को टैक्स फ्री किया गया था, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 स्टेट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें क्या था, मध्यम वर्ग कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट जो थे उसमें पादरी वर्ग था, सेकंड स्टेट जो था उसमें कुलीन वर्ग था। तो इन दोनों को ही टैक्स फ्री किया गया था, यानी इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं था। टैक्स तो नहीं था, लेकिन इनको कुछ और विशेषाधिकार भी दिए गए थे, जैसे कि आप अलग से अपने टैक्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पादरी वर्ग था किस स्टेट के अंतर्गत शामिल है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा। वैसे एक चीज और बता दूं मैं आपको, एग्जाम में कई बार पता है क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आया है लेकिन आपको उसका कोई आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या है, और क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में जब आप जाओगे या फिर 4 पर, तो आपको इससे रिलेटेड ही आंसर मिल जाता है कई बार क्वेश्चन में। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ था एक, उस एग्जाम में कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पर कुछ पूछा गया था और फिर उसका जो आंसर था उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन आगे पीछे देख लिया करो, तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे अपने आप सही हो जाएंगे, है ना। तो पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं, तो पादरी आते हैं स्टेट फर्स्ट स्टेट के अंदर। ठीक है, प्रथम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बास्टिल जो है उसका पतन कब हुआ था, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से ही है आपका क्वेश्चन। बास्टिल का पतन कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, 1789 में, जुलाई 1789 में। ठीक है, पेरिस का पूरा आपको पता है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो था ना बास्टिल, इसके पतन के साथ ही एक तरीके से ये था कि इसके जो कह सकते हैं रिमेन्स थे उनको भी लोगों ने संभाल कर रखा इसकी यादगार में, कि ये जो राजतंत्र है ये खत्म हो गया, ये बास्टिल खत्म नहीं हुआ, ये राजतंत्र खत्म हो गया एक तरीके से, इस चीज की यादगार में रखा। नंबर 9 देखते हैं, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है कंडीशन से, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि पेरिस में और जो देहाती क्षेत्र है वहां पे लोग, क्योंकि उनकी खाने की जो जरूरत थी, खाने की चीजों की में पर भी इतनी ज्यादा महंगाई हो रही थी, उसका वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे, तो द्वितीय स्टेट में कौन शामिल थे, कुलीन वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किस चीज से, दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से, दल बदल कानून से, नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से, मताधिकार के लिए उम्र सीमा तय करने से, किससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दल बदल कानून से। ठीक है, दल बदल कानून से। क्वेश्चन नंबर 12 है, 73वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है। और आप ये पंचायती राज जो टॉपिक होता है ना, ये हर जगह हर एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है, और मेनली यही क्वेश्चन बनता है कि 73वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, या पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, टोटल भाषाएं आपको बतानी है कितनी है, तो इसका आंसर जाएगा 22 भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो डोगरी है इसको कौन सा संविधान संशोधन करके, कौन सा संशोधन हुआ था, आपको ईयर बताना है और बताना है कि कौन से वह संशोधन था जिससे इसको लैंग्वेज को ऐड किया गया था। सिर्फ इसी की बात कर रही हूं मैं, इसके अलावा और लैंग्वेज भी थी लेकिन मैंने सिर्फ यही पूछा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दल बदल से संबंधित कानून जो है उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो इसका आंसर जाएगा सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल से रिलेटेड जो कानून है उसके बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, मूल कर्तव्यों की। ठीक है, यहाँ पर बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे अधिकारों से, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मूल कर्तव्य पूछे गए हैं ना कि अधिकार। ठीक है ना, एक नजर में आप देखते ही क्या करके आएंगे, सोचने लगेंगे कि अधिकार है, और ऑप्शन में भी कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कि आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ तो आपको ऑप्शन देखते ही थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कर्तव्य में कितने होंगे, लेकिन इस टर्म से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 11। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने हैं, 11। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किनमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है, इनमें से किस में भारतीय संघ की शक्ति निहित है, तो इसका आंसर जाएगा सी, राष्ट्रपति। ठीक है, और बहुत सारी जो नियुक्तियां वगैरह हैं वो राष्ट्रपति के हाथों ही होती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो ऑप्शन बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए आपको एक बात है, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को भेज सकते हैं, लोकसभा में 2। ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि वो ये वाले जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। तो बताइए, ऑप्शन हिंट भी दे दिए मैंने। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मनोनीत नहीं बोला यहाँ पर। ठीक है, ये तो मनोनीत सदस्य हो गए 12 राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पर बोला है इन दोनों के ही निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में भी आपको पता रखना है कि इनके शामिल होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया जाता है अक्सर। तो ये वाला जो टॉपिक है ना राष्ट्रपति से रिलेटेड, और आर्टिकल वगैरह वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे हम। आर्टिकल वगैरह भी अच्छे से पढ़ के जाने हैं कि ये वाला जो अधिकार है, ये वाली जो शक्तियां हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है। अक्सर पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? मूल कर्तव्यों को। ठीक है ना, मूल कर्तव्यों को। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? फर्स्ट है आयात कर, आयात शुल्क, मनोरंजन कर। थर्ड है व्यक्तिगत आयु नहीं आय कर। ठीक है, और स्टैंप ड्यूटी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3। ठीक है, आयात शुल्क और व्यक्तिगत आय कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? ठीक है, शीर्ष बैंक है, ये मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों का बैंक है, विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फल व सब्जियों के बने पैक उत्पादों पर FPO लिखा हुआ आता है, जो कि शुद्धता और गुणवत्ता के निश्चित मापदंडों का उत्पादन प्रक्रिया में पालन किए जाने का परिचायक है। ठीक है, यानी जिस प्रोसेस से चीज बननी चाहिए उसको बिल्कुल सही प्रोसेस फॉलो किया गया है, ये बताता है FPO। यहाँ पर आपको बताना है कि FPO जो है वो क्या है। फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। पिछले 1.5 दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन नवीन प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ है? हरित क्रांति का विस्तार नवीन क्षेत्रों में हुआ है, विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ी, इसकी वजह से हरित क्रांति ने अंततः व्यक्तिगत असमानताओं को कम किया है। हरित क्रांति ने किसानों के दृष्टिकोण में नवीन तकनीक के प्रति धनात्मक परिवर्तन आया है इस चीज की वजह से। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4। चलिए अब हरित क्रांति जो है वो सभी को अच्छे से पता है। ये बताइए कि पीली जो क्रांति है इसका क्या अर्थ है? ठीक है, पीली जो क्रांति है इसका क्या अर्थ है?
ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।